Hi everyone. This video is unique. I've made a lot of videos in which we study about timetable, 90 days plan, strategy. But this video is unique in a sense that in this video I'm assuming that I am going to start my preparation. I am going to prepare what would be my strategy. ठीक है, और मैं आपको एक बहुत ही होलिस्टिक व्यू से बताऊंगा कि किन पॉइंट्स पे मेरा ज्यादा फोकस होगा कि मुझे इन चीजों का ध्यान रखना है एंड दैट इज द मेन एजेंडा। ठीक है, कैसे पढ़ना है, किस चैप्टर को कितना डेप्थ में पढ़ना है, वो तो बहुत सारे वीडियोस आप देख ही लोगे, बट ओवरऑल आपके माइंडसेट में क्या होना चाहिए, किस तरह की आपको प्लानिंग करनी चाहिए, वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है उन लोगों के लिए जो सीरियस हैं आरबीआई ग्रेड बी 2027 के लिए। आगे जाने से पहले मैं आपको हमारे डेमो कोर्स के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप हमारा आरबीआई का कोर्स कंसिडर कर रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि पता नहीं कैसा होगा, टीचर्स कैसा पढ़ाएंगे, नोट्स कैसे होंगे, एमसीक्यूज कैसे होंगे, मेंटरशिप कैसी होगी, तो आप ये हमारे डेमो कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। फेज 1 प्लस फेज 2 का जो पूरा हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, पूरा ही हम 2 डे डेमो दे रहे हैं आपको इन ₹1। ऑब्जेक्टिव यही है कि आप कोर्स लेने से पहले इंश्योर कर लें कि हाँ ये आपके लिए सही है या नहीं है। जब आपका ट्रस्ट बने, विश्वास बने, तभी आप ये कोर्स लें, ना ही ऐसे ले लें और बाद में आपको लगे कि आपके लिए शायद सही नहीं था। तो अच्छे से परख के, हमारा नहीं औरों का भी देखें, तभी आप इस कोर्स में एनरोल करें अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बेस्ट है। इसमें एनरोल करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, क्लिक करना है, इस कोर्स में एनरोल करना है फॉर ₹1। 2 दिन आप इसको फिर टेस्ट कीजिए, आराम से देखिए एंड दैट विल हेल्प यू टू मेक योर डिसीजन। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरा क्या माइंडसेट चलेगा और मेरे क्या एजम्पशंस होंगे। मैं एजम्पशंस बता देता हूँ। एजम्पशंस तो मतलब मेरे तैयारी से रिलेटेड नहीं है, वो इस वीडियो से रिलेटेड है। आई एम एज्यूमिंग दैट आई एम नॉट अ फाइनेंस बैकग्राउंड का। वैसे मैंने, ठीक है, एमबीए कर रखा है, बट मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने फाइनेंस या मैनेजमेंट या इको मैंने नहीं पढ़ रखा है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, आई एम जस्ट एज्यूमिंग माई सेल्फ टू बी लाइक एनी वन एल्स जिसका नॉन फाइनेंस, नॉन कॉमर्स, नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है और शायद पहली बार तैयारी कर रहा है या दूसरा टाइम दे रहा है। तो ये एजम्पशन के साथ मैं बेटर गाइड कर पाऊंगा मास जनता को जो कि इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रही है, रेदर देन फ्यू सेलेक्टेड जो कि फाइनेंस, इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट बैकग्राउंड से आते हैं। तो माइंडसेट मेरा क्या होगा, जितना मैं इस एग्जाम को जानता हूं, मेरा माइंडसेट ये होगा कि मुझे चिंता नहीं करनी है कि मेरा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, मैं सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लूंगा। हाँ, मन में ये जरूर होगा कि अच्छे से तैयारी करनी है तो सिलेबस तो पूरा करना है, बट अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म में मेरा जो माइंडसेट होगा वो ये होगा कि मुझे हर दिन पढ़ना है और अपनी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है। मतलब अगर मैं जब बहुत दूर की सोचने लग जाता हूँ तो शायद मन में डर आने लग जाता है कि यार अभी तो बहुत पढ़ा, इतना कैसे होगा, है यार लोग तो बहुत आगे हैं। तो वो चिंता को दूर करने के लिए अगर मैं सोचूंगा कि मुझे अपनी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है, मुझे हर दिन अपना बेटर वर्जन बनना है, हमें हर दिन कुछ नया सीखना है, तो मैं ज्यादा शायद खुशी खुशी आसानी से चीजों को समझ पाऊंगा, पढ़ पाऊंगा। दूसरी चीज जो मेरे माइंडसेट में चलेगी आरबीआई जैसे एग्जाम के लिए, अगर मैं 4-5 लोगों से बात करके आऊं तो मुझे यही समझ में आएगा कि मैं टॉपिक को इसलिए नहीं पढ़ूंगा कि वो सिलेबस में दिया गया है, कि सिलेबस में दिया है बस पढ़ लो, या सिलेबस में दिया है तो सारे टॉपिक्स को एक ही तरह से पढ़ लो। मैं जो भी टॉपिक सिलेबस में दिया गया है उसका सिलेक्शन में क्या रोल है, वो सिलेक्शन में एग्जाम में कितना पूछा जा सकता है, कितने डेप्थ में पूछा जा सकता है, कितनी बार पूछा गया है, उसके बेस पे मैं डिसाइड करूंगा कि इसको कितना डेप्थ में पढ़ना है और कितनी बार इसको रिवाइज करना है। समझ रहे हो आप, बहुत फर्क है ये माइंडसेट में। ये आपको बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस के लिए तैयार कर रहे हैं, ना कि सिलेबस कवर करने के लिए। सिलेबस एक चीज होती है, सिलेक्शन प्रोसेस एक चीज होता है कि सिलेक्शन प्रोसेस में किस तरह का एग्जाम आ रहा है मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं, ना कि सिर्फ सिलेबस की। और आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी एक मैराथन की तरह है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन में, 20 दिन में कर लेंगे, 5-6 महीने तो लग ही जाते हैं अगर आपका यूपीएससी या बैंकिंग बैकग्राउंड नहीं है। तो भागते भागते थक भी सकते हो, थकोगे भी, ठीक है, रेस्ट ले लो, डरना नहीं है, आराम से करना है, मजे से करना है। लेकिन सब कुछ करते हुए ये ध्यान रखना है कि हमारी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। पेस भले ही ऊपर नीचे हो जाए, चाहे हम स्लो चलें, बट जो मेरी डायरेक्शन है, जो मेरी स्ट्रैटेजी है, जो मैंने इसी पॉइंट में आपको समझाई कि क्या पढ़ना है, कितना डेप्थ में पढ़ना है, कितनी बार रिवाइज करना है, वो मैं स्ट्रैटेजी और डायरेक्शन से ही डिफाइन कर पाऊंगा। ये मेरा माइंडसेट होना चाहिए, तभी मैं सिलेबस को एज पर द एग्जाम नीड्स पूरा कर पाऊंगा। तो ये तो
मेरा माइंडसेट हो गया जो मेरे दिमाग में हमेशा से चलना चाहिए कि इस तरह की तैयारी को इस तरह से अप्रोच करना है। पहला स्टेप मेरा क्या होगा? पहला स्टेप मेरा क्या, किसी भी अच्छे एस्पिरेंट का किसी भी एग्जाम के लिए होता है कि उस एग्जाम का पैटर्न समझ लो। पैटर्न समझना आसान होता है, बट दिक्कत क्या आती है जब मैं नेक्स्ट पॉइंट बोलूंगा कि उसका सिलेबस अच्छे से समझ लो, रट लो। सिलेबस को कम से कम दिन में 5 बार पढ़ो। इतनी बार पढ़ो कि वो रट्टा आपको लग जाए, आपके जहन में बैठ जाए कि इसके सिलेबस में क्या क्या है। आपको बार बार सिलेबस देखने की जरूरत ही ना पड़े, इतना सिलेबस पे हमारा होल्ड होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे करने हैं उनको सेग्रीगेट करो सबसे पहले। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, ताकि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ें उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले देख लें, फिर टॉपिक पढ़ लें, फिर दोबारा कर लें। तो एक तो आपको पहले देखने से आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना डेप्थ में आ रहा है। फिर पढ़ने के बाद जब आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, वो आप पक्का कर पाएंगे अगर आप अच्छे से उस चैप्टर को पढ़ के बाहर निकल रहे हैं, तो आपको एक अजीब सा कॉन्फिडेंस मिलेगा जो और कहीं से नहीं मिल सकता है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके ही मिल सकता है। फिर जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सेग्रीगेट कर रहा हूं टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, तो मैं ये भी देखूंगा कि हर टॉपिक की या हर सब्जेक्ट की कितना कितना वेटेज आ रहा है भाई एग्जाम में। इससे मुझे वही चीज पता लगेगी जो मैंने आपको समझाई थी कि मुझे सिलेबस नहीं करना है, मुझे ये देखना है कि एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा रहा है, क्या बार बार पूछा जा रहा है, क्या पूछा नहीं जा रहा है। ये सारी चीजें डिफाइन करके ही मैं क्या कर रहा हूँ, वेटेज ही निकाल रहा हूँ एक तरह से। वो वेटेज मुझे बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, फिर जैसे करंट अफेयर्स का क्या एक मसला रहता है आरबीआई में कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक 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 डिफाइंड पीरियड के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे नहीं पढ़ने होते हैं। तो ये सारी चीजें मेरे लिए समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे ईएसआई स्टैटिक है, उसका वेटेज ज्यादा नहीं है, ना ही उसको छोड़ सकते हैं बिकॉज आता भी है बट बहुत ज्यादा नहीं आता है, और उसको समझना भी जरूरी है क्योंकि करंट अफेयर्स ईएसआई स्टैटिक पढ़कर ही आएंगे। पर फिर भी मसला ये है कि अगर आपने ईएसआई स्टैटिक को बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, इसका मतलब आपने ये चीजें अच्छे से समझी नहीं, क्योंकि ईएसआई स्टैटिक का वेटेज बहुत कम है। अब करंट अफेयर्स है, लोग अभी से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, बट एट द कॉस्ट ऑफ देयर स्टैटिक। क्वांट रीजनिंग की तैयारी नहीं है, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जबकि करंट अफेयर्स वही 6 मंथ्स के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो जब तक आपने ये चीज नहीं समझी, सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, वेटेज, तब तक आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि यार किस एरिया पे मुझे फोकस करना है, किस तरह से मुझे चीजों को पहले करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, दिस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द गेम। लोग नहीं करते हैं, वो बस किसी से पूछा, उसने बोला रीजनिंग पढ़ ले, रीजनिंग पढ़ने लग जाते हैं। दैट इज नॉट द वे। आप खुद से जब तक उसको फर्स्ट स्टेप को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, आप एग्जाम की नीड को समझ नहीं पाएंगे। मेरा सेकंड स्टेप क्या होगा? अगर मुझे एग्जाम की नीड समझ आ गई है, मैंने इतना एनालिसिस कर लिया है जो मैंने फर्स्ट स्टेप में करना था, अब मैं सबसे पहले सोर्सेज ढूंढूंगा कि मैं किस सोर्स से पढूं। ठीक है, आपके लिए मैं यही बोलूंगा, अब सेल्फ स्टडी भी हो सकती है, कोचिंग भी हो सकती है, हमने इस पे वीडियो भी बनाया। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसमें आप ये वाला टाइटल डालिए, ठीक है, यहाँ से आप पॉज करके इस टाइटल को लिख लीजिए और ये वीडियो आपको मिल जाएगा। इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि सेल्फ स्टडी और कोचिंग में से क्या आपके लिए अच्छा हो सकता है आपकी नीड के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी ही बेटर है या कोचिंग ही बेटर है, मोटा मोटा तो यही है। कॉस्ट पैरामीटर पे कोचिंग महंगा पड़ेगा, सेल्फ स्टडी सस्ता पड़ेगा। टाइम पैरामीटर पे कोचिंग से टाइम थोड़ा कम हो जाएगा, सेल्फ स्टडी से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बट अगर मैं स्टिमुलेशन की बात करूं कि कितना आप अपने माइंड को स्टिमुलेट कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो, तो शायद कोचिंग से कम होगा, सेल्फ स्टडी से ज्यादा होगा। तो इस तरह से बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो इस वीडियो में समझाए हैं, ये आपको जरूर देखना चाहिए अगर आप अच्छे से ये डिसाइड करना चाहते हैं कि आपको कहां से तैयारी करनी है। और उसके बाद अगर आपको लगता है सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है, तो आप ये हमारा बुक्स का वीडियो है, इस टाइटल से आप सर्च कीजिए, आपको सारी बुक्स पता लग जाएंगी। हालांकि दी बुक लिस्ट इज नॉट दैट कि आप ये बुक्स पढ़कर सारा ही सिलेबस कर लोगे, आपको इंटरनेट से भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, वेबसाइट से भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर से भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, बट स्टिल आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा कि सेल्फ स्टडी के थ्रू मैं कैसे चीज़ों को अप्रोच कर सकता हूँ। कोचिंग, अगर आपको लगता है कि कोचिंग आपके लिए सही रहेगी, शायद आपका टाइम बचा देगी, शायद आपको एक जगह सब कुछ मिल जाएगा, तो सबसे पहले आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के डेमो कोर्स को देखिए कि वो क्या मटेरियल दे रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं उनके टीचर्स, उनके मॉक टेस्ट कैसे हैं, उनके नोट्स कैसे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये डेमो कोर्स ज़रूर देखें। अगर आप हमारी एडुटैब की बात कर रहे हैं तो आप
कोर्सेज में जाकर यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज में जाएंगे तो यहाँ पे ये डेमो कोर्स दिया हुआ है जिसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये डेमो कोर्स आप ₹1 में एनरोल कर सकते हैं। 2 दिन आप इसको आराम से देखिए और आपको पता लग जाएगा कि ये कोचिंग आपके काम आने वाली है नहीं आने वाली है। आप मेंटोर से बात कीजिए। आप जैसे मैं होता तो मैं एडुटैप को सबसे पहले मेल डालता कि मुझे मेंटोर से बात कराइए, मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे कैसे तैयारी अप्रोच करनी चाहिए और कैसे मेरा एडुटैप हेल्प कर सकता है। तो अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो आप, हमारा ईमेल आईडी है hello@edutap.co.in, इस पे आप मेल कीजिए एंड वी विल मेक श्योर दैट यू गेट कनेक्टेड विद मी और अदर मेंटर्स whomsoever you want to talk to. और रिजल्ट्स देखिए। अगर मैं होता तो मैं रिजल्ट जरूर देखता। हालांकि मैं ये भी जानता हूं कि रिजल्ट्स पैमाना नहीं हो सकता है कि किसी इंस्टीट्यूट का अच्छा या बुरा होना। जरूरी नहीं है कि जो बच्चा हमारे साथ या किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ एनरोल्ड है वो वहीं से पढ़ा हो, कहीं और से भी पढ़ा हो सकता है। बट स्टिल फिर भी एक आइडिया लग जाता है। तो मैं सारे इंस्टीट्यूट के रिजल्ट्स देखता और थोड़ा बहुत आइडिया लगाता कि कौन कौन मेन प्लेयर्स हैं जो इसकी कोचिंग में अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो अगर आप एडुटैप के रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो आप एडुटैप की वेबसाइट में जाकर यहाँ अवर रिजल्ट्स में देखिए। यहाँ पे हमने आरबीआई के जैसे 2025 में 58 सिलेक्शंस दिए हैं और पूरा डिटेल भी दिया है इस 58 में कौन लोग हैं जो सिर्फ हमारे फ्री मॉक इंटरव्यू गाइडेंस का पार्ट थे, कौन लोग थे जो हमारे कोर्सेज का पार्ट थे, कौन से कोर्स में एनरोल्ड थे। तो यहाँ पे अगर जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे ये फर्स्ट कैंडिडेट है विशाल ओम प्रकाश, पेड गाइडेंस, इसकी कंप्लीट डिटेल्स में लिखा है कि इन्होंने हमारा कौन सा कोर्स लिया था, किस दिन लिया था, कितनी वैलिडिटी के साथ लिया था और यहाँ पे फी रिसीट भी रहती है। पूरा इसको हमने ट्रांसपेरेंट बनाया है। तो इस तरह से ट्रांसपेरेंसी से अगर आप देखेंगे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो ये मेरा सेकंड स्टेप होता। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज अबाउट माय understanding the game and the second step is about identifying my sources and the third step I would do is diagnostic test. ठीक है, मैं समझ गया हूँ मोटा मोटा क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने सोर्सेज भी डिसाइड कर लिए, लेकिन डायग्नोस्टिक टेस्ट इंपॉर्टेंट है कि वेयर डू आई स्टैंड टुडे, ताकि कल को 6 महीने के बाद मैं अपने आप को इवैल्यूएट भी कर सकूं कि मैंने कहां शुरू किया था और आज मैं कहां खड़ा हूं। और डायग्नोस्टिक टेस्ट से मुझे अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ्स का भी पता लगता है जिसके बेसिस पे मैं प्रायोरिटाइज कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का क्वांट अच्छा है, वो क्यों सारा ही क्वांट पढ़ेगा, क्यों सारे ही वीडियोस देखेगा, शायद वो सिर्फ कोर्स में से एमसीक्यूज कर लेगा। किसी को पता है कि मेरी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग तो बहुत वीक है, उसको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग डे 1 से शुरू करनी चाहिए। अगर किसी को पता है मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड है तो शायद मैं फाइनेंस को एंड में करूंगा क्योंकि वो मुझे आता है, मैं शायद पहले ईएसआई या क्वांट या रीजनिंग पे फोकस करूंगा। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट से आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, कईयों का फाइनेंस का बैकग्राउंड होता है बट जब वो क्वेश्चंस देखेंगे कि डायग्नोस्टिक टेस्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो तो उन्हें नहीं आते क्योंकि आरबीआई में थोड़ा अलग टाइप का फाइनेंस आता है, तो उनको आइडिया लग जाएगा कि भैया फाइनेंस मैंने पढ़ा है लेकिन मेरा अच्छा नहीं है, तो मुझे एंड में नहीं, इसको स्टार्ट में शुरू करना पड़ेगा। तो इस टाइप का डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर होगा तो आप उसको जरूर दीजिए। और मेरे हिसाब से डायग्नोस्टिक टेस्ट के फॉर्म में सबसे बड़ा जो टेस्ट आप दे सकते हैं वो है प्रीवियस ईयर पेपर। आप आरबीआई का ही प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, 24 का, 25 का, चाहे फेज 1 का, फेज 2 का, जिसपे भी आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करना चाहते हैं, आपको फुल आइडिया लग जाएगा कि वेयर डू यू स्टैंड टुडे और आपकी क्या वीकनेस और स्ट्रेंथ एरियाज हैं। मेरा फोर्थ स्टेप होगा टू बिल्ड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो मुझे पता लग गया कि मुझे कैसे पढ़ना है, सोर्सेज पता लग गए, वीकनेस भी पता लग गई। अब जो भी मुझे पढ़ना है, जो भी मुझे प्रायोरिटाइज करना है, उसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए कि वो मैं कितने दिन में करूंगा, कैसे कैसे करूंगा, किस सीक्वेंस में करूंगा। अकाउंटेबिलिटी बनाने के लिए बेस्ट है एक टाइम टेबल। देखिए, स्कूल में जब हम होते थे टीचर्स और पेरेंट्स पूछते रहते थे, एक अकाउंटेबिलिटी थी कि भैया कैसे करना है, कब करोगे, क्यों नहीं हुआ। अब जॉब में हैं या पढ़ चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोई पूछता नहीं है ना, अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। तो एक टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है ताकि एटलीस्ट हमें तो गिल्ट फीलिंग आए अगर हम टाइम टेबल नहीं पूरा कर पा रहे हैं। और आप उस टाइम टेबल को तभी बना पाएंगे अगर आपको पता है, ठीक है, कि आप डेली कितना टाइम पढ़ेंगे और हफ्ते में कितने दिन पढ़ेंगे। अगर ये क्लियर है तभी आप ये टाइम टेबल बना सकते हैं। नहीं तो लोग क्या करते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं, उसमें डाल देंगे डेली 8-8 घंटे पढ़ेंगे और फिर 8 घंटे मिलते नहीं है, पढ़ते 3-3 घंटे हैं, टाइम टेबल तो पीछे रह जाता है, फिर आप दुनिया भर को कोसेंगे। तो टाइम टेबल बनाने से पहले ही मैं ये डिसाइड करूंगा कि मैं हर हाल में कितने घंटे जरूर पढ़ूंगा, उसी के बेस पे मैं टाइम टेबल बनाऊंगा। और मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अगर डेली पढ़ रहे हैं इस तरह से, यही कंसिस्टेंसी है।
ठीक है, जरूरी नहीं है। ये भी आपने डिसाइड किया कि मैं डेली 4-4 घंटे नहीं, शायद 3-3 घंटे पढ़ूंगा, या किसी दिन 1 घंटा, किसी दिन 4 घंटे, किसी दिन 2 घंटे, ये भी मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी है। या अगर आप एक दिन पूरा पढ़ते हैं, फिर छुट्टी लेते हैं, फिर पूरा पढ़ते हैं, छुट्टी लेते हैं, ये भी कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी का मतलब रोबोट नहीं है कि जो डेली आया गया बस 5-6 घंटे पढ़ रहा है। नहीं, यू प्लान, एक दिन छोड़ के पढ़ना है, हर बार पढ़ो। ऑल्टरनेट डे 1-4 घंटे पढ़ना है, पढ़ो। डेली 3 घंटे पढ़ना है, 3 दिन के बाद ब्रेक लेनी है, फिर 3 दिन 3-3 घंटे पढ़ना है, पढ़ो। दिस इज ऑल्सो कंसिस्टेंसी। द मेन थिंग इज कंसिस्टेंसी गेट्स ब्रोकन ओनली व्हेन यू मिस स्टडिंग फॉर 2 डेज। आपने मंडे ट्यूसडे पढ़ा, फिर वेडनेसडे थर्सडे पढ़ा ही नहीं, फिर फ्राइडे को भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। अगर वेडनेसडे भी आपने 4 नहीं तो 2 घंटे पढ़ लिया, थर्सडे भी 1 घंटा पढ़ लिया, तो फ्राइडे शायद आप 4 घंटे ही पढ़ लोगे। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए कि 2 दिन का जहां ब्रेक ले लिया वहां पे मोमेंटम टूट जाएगा, वहां पे मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। नहीं तो जैसे भी आप पढ़ रहे हैं एक फिक्स रूटीन से, वो आप कंसिस्टेंसी समझिए, चीजें ऊपर नीचे होंगी, देयर इज नथिंग टू वरी। एंड वंस एवरीथिंग इज सेटल्ड इन द फर्स्ट 4 स्टेप्स, देन इट इज गेट सेट गो, वी आर रेडी। मैं अपने हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स डिफाइन करूंगा। मैं एग्जाम के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं, तो मैं आपको लिख के भी बता देता हूं कि ये हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। बाकी आप खुद डिफाइन कीजिए एक्सरसाइज करके। फाइनेंस, मैनेजमेंट, रीजनिंग, क्वांट, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और एडिटोरियल्स पढ़ने हैं न्यूज़पेपर में फ्रॉम डे वन। मेरे लिए लो प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स क्या होंगे? ईएसआई, क्योंकि स्टैटिक एग्जाम में ज्यादा आता नहीं है, मैं बाद में कर लूंगा। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मैं बाद में कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश मुझे आती है, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को आती है। अगर आपकी वीक है तो आपको यहाँ डालनी पड़ेगी। करंट अफेयर्स अभी मैं नहीं करूंगा, मेरे लिए अभी वो लो प्रायोरिटी एरिया है, क्योंकि अगर एग्जाम मेरा मई में हो रहा है तो दिसंबर से मैं स्टार्ट करूंगा, मेरे लिए सफिशिएंट होगा। देखिए, कंप्लीटिंग दी सिलेबस इज नॉट दी गोल, वो मुझे करना है, बट राइट नाउ माय प्रायोरिटी शुड आल्सो बी दैट आई हैव टू मैक्सिमाइज माय मार्क्स पर आवर। अगर मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूं तो उस 4 घंटे पढ़कर कम से कम मैं 4 मार्क्स या 2 मार्क्स जो भी एग्जाम में निकाल पाऊं। ऐसा ना हो कि 8-10 घंटे पढ़ भी लिया और उसका ऐसा पढ़ा कि एग्जाम में उसमें से 0 मार्क्स का ही आने वाला है, या मेरे 0 मार्क्स आने वाले हैं क्योंकि मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा। तो मैं प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी एरियाज पे फोकस करूंगा ताकि मेरा टाइम मुझे मैक्सिमम रिजल्ट दे। और बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि एमसीक्यूज की तरफ भागते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मुझे पता है कि अगर मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे बन गए हैं तो एमसीक्यूज तो मैं बाद में कर ही लूंगा। तो मेरा पूरा ध्यान इस टाइम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे होगा, वीडियो देखूंगा, नोट्स पढ़ूंगा, एमसीक्यूज बाद में करूंगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स जो आपके नोट्स और वीडियोस में जहां से भी पढ़ेंगे एग्जांपल्स रहते हैं, फिर पीवाईक्यूज ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, और प्रैक्टिस के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, और लास्ट में मॉक। ठीक है, मॉक बाद में देना है, अभी अभी नहीं देना है। काफी लोग फेज 1 फेज 2 के मॉक शुरू में ही देने लग जाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, शायद अच्छे नंबर आ जाए। कुछ नहीं होने वाला है, यहां तक करना है, अभी इनिशियल फेज में सिर्फ यहीं तक करना है। और ये पीवाईक्यू पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्वांट एंड रीजनिंग में क्या करना है? एक्यूरेसी एंड स्पीड। आज से 1 साल पहले 24 के एग्जाम तक एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट थी, बट अब स्पीड भी इंपॉर्टेंट हो गई है। कट ऑफ देख रहे हैं आप, क्वांट में अराउंड 15 गई है 30 में से, रीजनिंग में 60 में से 30 गई है। तो स्पीड भी इंपॉर्टेंट हो गई है। तो सबसे पहले तो क्वांट और रीजनिंग को इकट्ठा नहीं शुरू करना, दोनों थोड़े से टाइम टेकिंग सब्जेक्ट्स हैं। ओनली वन सब्जेक्ट एट अ टाइम मैं लूंगा, क्योंकि मेरे पास अगर दिन में 4 घंटे हैं तो मैं फेज 1 को 2 ही घंटे दूंगा, जिसमें या तो मैं क्वांट पढ़ूंगा या रीजनिंग दूंगा। बाकी 2 घंटे मैं फेज 2 को दूंगा, जिसमें मैं मैनेजमेंट या फाइनेंस पढ़ूंगा। तो वन सब्जेक्ट एट अ टाइम, मिनिमम 90 मिनट अ डे, बट आई वुड प्रेफर कि आप 2 घंटे दे दो। ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव मेरा इनिशियली स्पीड नहीं होगा। काफी लोगों को लगता है सर इनिशियली ना टाइम बहुत लगता है, वो लगेगा, मुझे भी लगेगा। ठीक है, तो इनिशियली मेरा यही है कि जो मैं समझ रहा हूं जितने भी टाइम में करूं, एक्यूरेसी करूं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस से फेमिलियर हूं, और फिर मेरी अपने आप स्पीड आ जाएगी जब मुझे सब कुछ फेमिलियर हो गया है और मैं कॉन्सेप्ट को समझकर एक्यूरेटली कर पा रहा हूं। स्पीड इज द लास्ट स्टेज। इनिशियली मैं स्पीड पे फोकस नहीं करूंगा, बट आई स्टार्ट राइटिंग अर्ली। ठीक है, मुझे राइटिंग में हाथ मेरा तंग है, तो मैं अर्ली राइटिंग, आंसर राइटिंग करना शुरू करूंगा, ये मेरी वीकनेस है। बट अर्ली राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं डेली 5 आंसर्स लिख लूं, ये मेरा मतलब नहीं है। आई स्टार्ट विद मे बी 1 और 2 आंसर्स पर वीक, आगे जाकर शायद 3 से 4 आंसर पर वीक। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। यू स्टिल हैव अराउंड एटलीस्ट 30 वीक्स आई वुड से फॉर योर एग्जाम, मोर देन दैट। 30 वीक्स में अगर आपने
तीन आंसर भी लिख लिए, ठीक है, दैट इज 90 आंसर्स, बहुत है। इतने सोचने में लगता है ये कम है, मैं तो 200 लिख लूंगा, 300 लिख लूंगा, इतने भी नहीं लिख पाओगे आप, इतने लिख लो बहुत है। और आंसर राइटिंग में अगेन काफी लोगों को लगता है कि सर मुझे टाइम लग रहा है, स्पीड से लिखूंगा तभी पेपर पूरा होगा। इट्स नॉट अबाउट स्पीड इनिशियली, इट्स मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द फ्रेमवर्क, बॉडी, कंक्लूजन, इंट्रो कैसे लिखना है, उसको स्ट्रक्चर में कैसे डालना है, कंटेंट में डेटा पॉइंट्स कैसे डालने हैं, करंट अफेयर्स कैसे इंटीग्रेट करने हैं, ये सारी चीजें सीखने में मुझे टाइम लगेगा। फिर मैं बाद में स्पीड पे काम करूंगा। इनिशियली मे बी टू राइट इन वन आंसर आई माइट टेक 45 मिनट्स, एग्जाम में तो मुझे 20 ही मिनट मिलते हैं। बट अगर मैं सही करने लग गया 45 मिनट्स में, धीरे धीरे उसको कम करके मैं 20 मिनट पे ले आऊंगा, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल भी मत घबराइएगा। एंड आई नो, इफ आई नो द ऑब्जेक्टिव पार्ट आई कैन राइट आंसर्स। मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा कि ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है तो मैं आंसर्स नहीं लिख पाऊंगा। हाँ, वो डाउट थोड़ा सा आएगा मन में, लेकिन उसका बेस्ट तरीका मुझे पता है यही होगा कि मैं लिखना शुरू करूं, क्योंकि लिखने से ही वो डाउट मेरा क्लियर होगा। रिवीजन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आरबीआई में जितना भी आप बोल लो, क्वांट रीजनिंग के अलावा चाहे एफएम है, चाहे करंट अफेयर्स है, सब रट्टे वाली चीज है मोटा मोटा। रिवीजन के बिना मैं चीजें भूल जाऊंगा। तो रिवीजन मेरे टाइम टेबल का ही पार्ट होना चाहिए। मैं हफ्ते में शायद 6 दिन पढ़ूंगा, लेकिन सेवन्थ डे मैं रिवीजन के लिए रखूंगा। इनफैक्ट डेली भी अगर मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, आई कीप एटलीस्ट 30 मिनट्स फॉर रिवीजन, कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उस दिन उसको रिवाइज करूं, फिर मैं उसको वीक के एंड में रिवाइज करूं, और फिर मंथ के एंड में भी, मंथ के एंड में, ठीक है, आप 2 दिन 31st या 29th या 30th ऑफ द मंथ आप सिर्फ रिवीजन के लिए रखिए। तो द गोल शुड बी लर्न, रिवाइज एंड रिवाइज 3 टाइम्स, डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन एंड मंथली रिवीजन। और रिवीजन के बाद आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट को एनालाइज कीजिए, और एनालाइज करने के बाद देखिए कि जो आपकी गलतियां हैं, जो आप भूल गए हैं या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, उसको री रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो फॉरगेटिंग इज अ बिगर प्रॉब्लम देन लर्निंग इन आरबी। आप सारा पढ़ लेंगे लेकिन एंड में जाके लगेगा कि यार कुछ याद ही नहीं है। टेस्ट को आप शुरू से ही अपनी प्रिपरेशन का पार्ट बनाइए। ठीक है, काफ़ी लोग टेस्ट देने से डरते हैं, तो जैसा मैंने यहाँ भी बताया था कि टेस्ट हमें शुरू से ही देने हैं। हमने पीवाईक्यूज कर लिए, तो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज या सेक्शनल टेस्ट हमें देने हैं। तो शुरू से ही हमें टेस्ट पे फोकस करना है, जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उस पर टॉपिक वाइज टेस्ट दें। और जैसे ही हमारा 60-70% कोई कंपोनेंट कंप्लीट होता है, क्वांट कंप्लीट हो गया, तो मैं उसके सेक्शनल टेस्ट भी दूंगा। एंड में मैं फुल लेंथ मार्क्स दूंगा, बिल्कुल एंड में, जब मेरा शायद नोटिफिकेशन आ जाएगा। बट एक चीज आपको याद रखनी है कि टेस्ट इज नॉट जस्ट अ टेस्ट टू नो व्हाट नंबर्स यू आर गेटिंग। A mock is or a test is more than a test. It is a diagnostic tool. आपको टेस्ट के बाद खुजली ये होनी चाहिए कि मेरे जो नंबर कटे हैं वो क्यों कटे हैं, ऐसी कौन सी चीज थी जो मैं रिकॉल नहीं कर पाया, ऐसी कौन सी चीज थी जो मैं सॉल्व नहीं कर पाया, ऐसी कौन सी चीज थी जहां मैंने सिली मिस्टेक कर दी, ऐसी कौन सी चीज थी जहां मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाया, ऐसी कौन सी चीज थी जहां मैंने टाइम वेस्ट किया, या ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो मैं बार बार कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट को एनालाइज करके आएंगी। अगर आप 2 घंटे का मॉक दे रहे हैं, ठीक है, या 1 घंटे का मॉक, मतलब टॉपिक टेस्ट में लिख देता हूँ, मॉक तो कई बार फुल लेंथ टेस्ट को बोल देते हैं। अगर मैं 2 घंटे का टॉपिक टेस्ट दे रहा हूं, तो आई शुड बी स्पेंडिंग एटलीस्ट 1 आवर इन एनालाइजिंग इट। ये चीज आप अगर एनालाइज नहीं करोगे और क्वेश्चंस को सिर्फ मार्क करके सोचोगे कि मैं बाद में रिवाइज कर लूंगा, दैट विल नॉट सॉल्व द पर्पस। और मैं अपनी एक स्पेशल आरबीआई नोटबुक बनाऊंगा, ठीक है, एक एक आरबीआई नोटबुक, सारे सब्जेक्ट्स की, अलग अलग नहीं। दैट इज वन प्लेस जहां पे मैं ऐड करता रहूंगा, लिखता रहूंगा, कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, या मैं बहुत बार कोई मिस्टेक कर रहा हूं, या मेरे कॉन्सेप्ट से अगर कोई मुझे लग रहा है कि करंट अफेयर बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रहा है, या मेरी कोई पीवाईक्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, मैं सब कुछ उसमें लिखता जाऊंगा। ये नोटबुक हमें बहुत मोटी नहीं बनानी है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने जैसे मोटिवेशन चैप्टर पढ़ा और उसमें से फिर आपने 50 कॉन्सेप्ट लिख दिए, नहीं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का मतलब है कि सपोज आपने मोटिवेशन पढ़ा, आपने लीडरशिप भी पढ़ लिया, और आपको पढ़ते पढ़ते एकदम लगा कि यार ये तो लीडरशिप और मोटिवेशन में ये कनेक्शन है,
जो कि शायद नोट्स में भी नहीं लिखा हुआ है, ये आपके दिमाग में आया, आपके दिमाग में स्ट्राइक हुआ। इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ पे लिखेंगे, इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स लिखेंगे, करंट अफेयर के कनेक्शंस लिखेंगे, ठीक है। और ये मैक्सिमम मेरे हिसाब से आपकी 100 पेजेस की बननी चाहिए, ठीक है। हद लगा लो तो 200, इसको कोई 500 पेज की नहीं बनाना है कि बाद में उसको पढ़ के लगेगा यार ये तो मेरे यूज की नहीं है। और मेरी प्रिपरेशन मोटा मोटा 3 फेजेस में होगी। फेज 1 इज फाउंडेशन, जहां मैं सारा सिलेबस कवर करूंगा, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दूंगा, पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस के लिए टॉपिक टेस्ट दूंगा, ठीक है। स्टेज 2 इज कंसोलिडेशन, यहाँ पे मैं रिवीजन करूंगा, ठीक है। रिवीजन किसकी, जैसे यहाँ पे फर्स्ट फाउंडेशन में मैंने क्यूआरई कर लिया, एफएम कर लिया, तो इनका रिवीजन करूंगा मैं, कुछ एमसीक्यूज कर लूंगा, बट साथ साथ यहाँ करंट अफेयर्स, दिसंबर जैसे आ जाएगा करंट अफेयर्स शुरू करूंगा और आंसर राइटिंग ज्यादा प्रैक्टिस कर लूंगा। स्टेज 3 इज एग्जाम नोट, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक के नोटिफिकेशन आ चुका है, ज्यादा से ज्यादा मॉक्स दो, रिवीजन करो, करंट अफेयर्स को और कंसोलिडेट करो, और मॉक्स में टाइम मैनेज करना सीखो कि कैसे कम टाइम में मैं मैक्सिमम मार्क्स ले सकता हूँ। तो ये 3 स्टेजेस में मेरी तैयारी होगी। सब कुछ एक बारी में नहीं होगा कि आज ही पढ़ लिया और आज ही पीवाईक्यू भी कर ली, आज ही प्रैक्टिस भी कर ली, आज ही मॉक भी दे लिया, आज ही आंसर राइटिंग भी कर ली, ऐसा नहीं होगा। डिवाइड योर प्रिपरेशन इनटू स्टेजेस सो दैट यू इवॉल्व ग्रेजुअली इनटू योर प्रिपरेशन। तो सम डूज एंड डोंट्स जो मैं आपको अभी एक टेबल में बताना चाहूंगा। फिनिश वन सब्जेक्ट कंप्लीटली बिफोर टचिंग अदर्स। वन सब्जेक्ट का मतलब है एक फेज 1 का और एक फेज 2 का, ठीक है। तो ये वन सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ, मतलब मैं समझाना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा सिर्फ क्वांट पढ़ रहे हैं कुछ और नहीं पढ़ रहे हैं। क्वांट के साथ अगर आप फेज 1 का क्वांट पढ़ रहे हैं, आपको फेज 2 का भी कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेकर नहीं बैठूंगा, पैरेलल प्रिपरेशन करूंगा, फेज 1 की भी और फेज 2 की भी। करंट अफेयर्स को एंड के लिए नहीं छोड़ूंगा, एंड मतलब बिल्कुल एंड, ऐसा नहीं है कि अभी पढ़ना शुरू कर दूंगा, ठीक है। डे 1 का मतलब है कि दिसंबर जैसे ही आता है कि जिस महीने के करंट अफेयर्स रेलेवेंट हो जाएंगे उस महीने के डे 1 से पढ़ना शुरू कर दूंगा। ऐसा नहीं फिर उसको मार्च तक लटकाता रहूंगा। बहुत सारे अनलिमिटेड पीडीएफ्स कलेक्ट करके बैठ गए और बस फोल्डर्स को रीस्ट्रक्चर करते रहे के बाद में पढ़ूंगा। एक रिलायबल सोर्स ले लो, उसको 3-4 बार रिवाइज कर लो। मॉक्स को सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के बाद देना नहीं, फुल लेंथ मॉक्स को बाद में देख सकते हो, बट ग्रेजुअली टेस्ट देना साथ साथ शुरू करो, एटलीस्ट टॉपिक टेस्ट देना शुरू करो। ये मैं बता ही चुका हूं, सिर्फ फेज 1 पे फोकस नहीं करूंगा, फेज 1 फेज 2 दोनों को पढ़ूंगा। स्टडी एवरीथिंग इन इक्वल डेप्थ, ये गलत है कि अगर सिलेबस में कोई टॉपिक है सब कुछ ही इक्वल डेप्थ पे पढ़ना है। डिपेंडिंग अपॉन कौन कितना डेप्थ में पूछा जा रहा है, कितनी बार पूछा जा रहा है, किस लेवल पे पूछा जा रहा है, किस मात्रा में पूछा जा रहा है, I'll prioritize according to my return. I want to maximize my marks per hour. सारा सिलेबस ऐसे ही फालतू में नहीं पढ़ना है कि सारा ही पढ़ के जाना है, ठीक है। और काफी लोग बोलते हैं ना कि सिर्फ लेक्चर्स पढ़ लो या सिर्फ नोट्स देख लो। आई थिंक ठीक है, टाइम कम है तो वो स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो, बट दी बेस्ट स्ट्रैटेजी इज लेक्चर देखो, नोट्स पढ़ो, पीवाईक्यू करो, फिर एमसीक्यू करो और फिर रिवीजन, जैसा मैंने बोला 3 टाइम्स, एटलीस्ट 3 टाइम्स, डेली, वीकली, मंथली, ठीक है। क्लियर है, दैट इज माई स्ट्रैटेजी। मैं आपको कोई टाइम टेबल या चैप्टर नेम नहीं दे रहा हूं इंपॉर्टेंट, बट दिस स्ट्रैटेजी इज एक्चुअली प्रॉम्प्टिंग यू टू डिस्कवर इट बाय योरसेल्फ कि क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, और फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से होंगे, कौन ज्यादा पूछा जाता है, कौन बार बार पूछा जाता है, कौन बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। ये सब आप खुद एक्सरसाइज करके देखिए, जो एग्जैक्टली मैंने आपको यहाँ पे बताया था इस पार्ट में, ठीक है। मैंने इस पे बहुत और वीडियोस भी बनाई है, वो भी देख सकते हैं, बट खुद से करेंगे, देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो ये मेरी स्ट्रेटजी होती है, ये मेरा वे ऑफ डूइंग होता। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको फॉलो कीजिए। और अगर आप आरबीआई के कुछ कोर्सेज देख रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप आरबीआई ग्रेड में बी में जाइए, कोर्सेज में आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज, और यहाँ पे आपको हमारा गोल्ड और सिल्वर कोर्स मिलेगा जो फ्लैगशिप कोर्सेज है। गोल्ड इज फॉर एंटायर फेज 1 टू 1 इंटरव्यू, सिल्वर कोर्स इज फॉर मेनली फेज 2 1 इंटरव्यू। फेज 1 का क्यूआरई इसमें नहीं मिलेगा आपको। देन आरबीआई ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी है, ये फेज 2 की टेस्ट सीरीज है, ये फेज 1+2 की टेस्ट सीरीज है। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट चाहते हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, फुल लेंथ मॉक्स, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो एवेलुएट भी होंगे, तो इन टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएंगे। बाकी आरबीआई की बैंक के साथ तैयारी कर रहे हैं, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ और इनके क्लैरिकल एग्जाम्स, तो आरबीआई और बैंक का
कंबाइन कोर्स आप ले सकते हैं, और डेमो कोर्स के बारे में ऑलरेडी ही मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।